ऐसे में वहाँ पर यादवों के साथ इस तरह की घटना होना निश्चित रूप से उनके ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता यदि वो ये ना करते। धीरेन्द्र शास्त्री के लिए बोला कि अरे कथावाचक तो 50 लाख रुपया भी लेते हैं, टेबल के अंडर से पैसे लेते हैं, तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी के जो समर्थक लोग हैं उनके ऊपर निशाना साध रहे हैं। ये उनके लिए बहुत बड़ी प्रतिष्ठा का सवाल बन गया था कि इटावा में किसी यादव का पिटा जाना या किसी यादव के साथ ऐसी घटना होना। बुआ बबुआ का खेल हमेशा अजीब तरह का रहा है ये। कभी बुआ बबुआ एक दूसरे से नाराज़ हो जाते हैं, कभी बुआ बबुआ एक साथ आ जाते हैं। तो ये बुआ बबुआ का जो खेल है, दलित वोटर अब मायावती के साथ नहीं है। दलितों को लाने के लिए वो तमाम तरह के अपने हरबे आजमा रहे हैं और ये बुआ बबुआ का खेल फिर देखिए आगे क्या टर्न लेता है। इटावा में बीते दिनों कथाकांड जो कुछ हुआ वो सबकी नजरों में है। किस तरीके से जो कथावाचक था उसको अखिलेश यादव ने लखनऊ बुलाकर के पार्टी कार्यालय में सम्मानित किया। इसके बाद तमाम तरह चर्चाएं चली रही थी उस कथाकांड की। अखिलेश यादव लखनऊ जाते हैं। शुभांशु शुक्ला जो हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए हुए हैं, उनके परिवार से मुलाकात करते हैं। तो तमाम तरह से बात आने लगती है कि अखिलेश यादव चुनाव के चलते, क्योंकि अब चुनाव की धीरे धीरे पास आ रहा है उत्तर प्रदेश में भी, तो वो जो पीडीए नारा है उसमें ए को कभी वो अगड़ा बता देते हैं, कभी ए को अल्पसंख्यक बताते हैं। वो तमाम तरह से अपनी सुविधा के हिसाब से बदलते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे अखिलेश यादव की सियासत को समझने की कि अखिलेश यादव आखिर उत्तर प्रदेश में किस जाति को, किस पीडीए के फॉर्मूले को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साथ हमारे दो वरिष्ठ सहयोगी हैं, अजीत प्रताप सिंह सर, भारत एक्सप्रेस के डिप्टी ब्यूरो चीफ, और भारत एक्सप्रेस उर्दू के एडिटर खालिद रजा खान सर। तो अजीत सर, पहले आपसे समझने की कोशिश करते हैं, अखिलेश यादव जो कुछ बीते दिनों से जो कुछ हुआ, जो कि चल रहा है, इसका संदेश सियासत क्या जा रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश की जो सियासत है, 2014 से जो चुनाव हुए, 2 लोकसभा और 2 विधानसभा चुनाव, उसमें हम बहुत ज़्यादा जाति का असर नहीं देखे। लेकिन पिछला लोकसभा चुनाव जो 2024 का हुआ, ऐसा लगता है कि उसमें जाति ने फैक्टर बहुत कुछ काम किया है। और यही वजह है कि अब जो 2027 का विधानसभा चुनाव होना है उसमें जातियों की खास भूमिका रहेगी। और ख़ास करके आप देखिए कि पीडीए के तहत जो फार्मूला बनाया है अखिलेश यादव ने, कि उसमें भी सबसे बड़ी बात ये कि दलित जो वोटर्स हैं, क्योंकि दलित वोटर्स कभी भी समाजवादी पार्टी के साथ रहे नहीं, वो मायावती के साथ रहते थे, लेकिन अब वो बीजेपी के साथ हैं। तो उनका फोकस दलित लोगों पर है, आदिवासी लोगों पे है, इन लोगों पे है। और ख़ास करके ब्राह्मण, देखिए आप, सवर्ण तो वैसे भी बीजेपी का कोर वोटर है, तो उनकी कोशिश यही है। और इसी के चलते हमने देखा कि कथावाचकों का जिस तरह से सम्मान किया गया, क्योंकि वो उन्हीं की जाति के लोग थे। और चूँकि इटावा उनका गृह जिला पड़ता है, वहाँ पर उनका पूरा, चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो, चाहे अखिलेश यादव हो, या समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा आधार वो इटावा जो आसपास सेंट्रल यूपी जो बोला जाता है। और ऐसे में वहाँ पर यादवों के साथ इस तरह की घटना होना निश्चित रूप से उनके ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता यदि वो ये ना करते। अब वो जिस तरह से बोल रहे हैं, और ख़ास करके धीरेन्द्र शास्त्री के लिए बोला कि अरे कथावाचक तो 50 लाख रुपया भी लेते हैं, टेबल के अंडर से पैसे लेते हैं, तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी के जो समर्थक लोग हैं उनके ऊपर निशाना साध रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखिए, शुभांशु शुक्ला, क्योंकि ये लड़ाई ब्राह्मण वर्सेस यादवों के बीच में हो गई, तो वो फिर शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल एयर स्टेशन गए हैं, तो वहाँ पर उनके परिवार वालों से भी मिलने पहुँच गए कि भाई ब्राह्मण भी हमसे नाराज ना हो। अकेले नहीं पहुंचे, अपनी पत्नी को साथ लेकर पहुंचे, मतलब परिवार से मिलने परिवार के साथ पहुंचे। तो उनकी जो राजनीति है, ऐसा लगता है कि जाति आधारित है और जातियों की बड़ी भूमिका रही है। और चूँकि 2024 के चुनाव में भी हमने देखा कि जिस तरह से उन्होंने बीजेपी को हराया, उत्तर प्रदेश में बीजेपी को निश्चित तौर पर हार मिली और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने जीत हासिल की, बीजेपी को हार मिली। तो अब उन्हें लगता है कि यही फार्मूला उनका 2027 में यदि फिट बैठता है, उनके साथ रहता है, तो उत्तर प्रदेश की गद्दी भी उनके साथ। मैं धीरेन्द्र शास्त्री का भी जिक्र करूंगा, आपसे दोबारा आऊंगा, लेकिन जो आप फॉर्मूले की बात बता रहे हो, तो खालिद सर, जो पीडीए फॉर्मूला, मुझे लगता है कि सपा ही क्लियर नहीं है इस फॉर्मूले पर। कभी पीडीए में ए से कहते हैं अगड़ा, कभी कहते हैं अल्पसंख्यक, कभी कुछ बदल जाता है, कभी पी से पत्रकार हो जाता है, कभी पी से पिछड़ा हो जाता है। इस फॉर्मूले का अभी एब्रिविएशन तो निकल ही नहीं पा रहा है। देखिए, पिछले, जैसा कि अजित प्रताप जी ने कहा कि पिछले चुनाव, जो लोकसभा चुनाव में 2024 के, जिस तरह से एक काया पलट हो गई, और अखिलेश यादव ने जिस तरह से देश में आईएनवी, यूँ कहें कि लोकसभा में सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरे, वो
वो उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो उनको लगता है कि ये फार्मूला का, तब तो ये पीडीए का मतलब उस समय दूसरा था कि वो पीडीए का मतलब था कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। लेकिन समय के साथ उनको लगता है कि इस फॉर्मूले को जहाँ फिट बैठता है उसको बैठाने की कोशिश में लगे रहते हैं। वो कभी वो पत्रकार, सही बोला आपने कि पत्रकारों के की बात जब वो करते हैं तो वहाँ पे पत्रकार आ जाता है, और फिर जब वो कुछ अगड़ों की बात करने लगे हैं तो ए जो है वो अगड़ा बन जाता है, और जब ज़रूरत होती है तो ए अल्पसंख्यक बन जाता है। तो देखिए कि सियासत का ये मिजाज भी है, जहाँ पर जो, क्योंकि हमारे देश में विडम्बना ये है, चाहे पार्टी कोई कुछ भी करे, सारी पार्टियां लास्ट में इलेक्शन, सारा इक्वेशन, सोशल इंजीनियरिंग सब कास्ट की बुनियाद पर ही होता रहा है और अब भी होता है। हम तमाम लोग विकास की, सब कुछ की बात करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली चुनाव का सारा इक्वेशन, सारी इंजीनियरिंग जो है वो जाकर कास्ट में फंस जाती है। और ये फार्मूला हमेशा काम आता रहा है, ऐसा नहीं कि कामयाब नहीं रहा है। इसकी कामयाबी हम लोग 2024 में देख चुके हैं, कैसे कामयाब हुए अखिलेश यादव। तो अखिलेश यादव को लगता है कि जितने अगड़े आ सकें साथ में, जितना अगड़ा वोट आ सके उनको लाया जाए, वो उनके लिए एक एडेड एडवांटेज होगा। वो आए या ना आए, लेकिन 1% आधा परसेंट अगर आ भी जाते हैं उनके कुछ इस तरह से मिलने से, या कुछ ब्राह्मणों के या फिर कुछ अगड़ी जाति के लोगों के अपीजमेंट से, तो उनको लगता है कि ये उनके लिए फ़ायदा है। भले ये वोटर तो उनके हैं नहीं, उनका जो कोर वोटर है, जिसकी बुनियाद पर उनको 2024 के लोकसभा इलेक्शन में कामयाबी मिली, वो पूरा फोकस आज भी उनका उन्हीं पर है। और ये जो सम्मानित किया है बुलाकर वो कथावाचक जिनके साथ घटना हुई, दुर्घटना हुई, वो वजह यही थी कि एक तो इटावा, ऊपर से यादव, ये उनके लिए बहुत बड़ी प्रतिष्ठा का सवाल बन गया था कि इटावा में किसी यादव का पिटा जाना या किसी यादव के साथ ऐसी घटना होना, ये तो फिर तमाम प्रदेश के यादव ये सोचेंगे कि जब इटावा में कोई यादव सुरक्षित नहीं है, जो उनका गढ़ है, तो पूरे उत्तर प्रदेश में तो ये उनका अपना वोट बैंक भी खिसकने का खतरा हो गया था। दिलचस्प बात यह है कि पीडीए में डी नहीं बदलता है, डी से दलित है और वो ही लगातार उसी नहीं, तो जाहिर सी बात है कि जब दलित, जबकि मायावती के साथ जा चुके हैं, पुरानी अदावत को भुला के गए थे। मुलायम सिंह यादव के अपना आखिरी चुनाव में एक साथ रैली हुई थी, उस रैली में मायावती ने मुलायम सिंह यादव के लिए वोट मांगा था। कारगर साबित हुआ नहीं हुआ वो एक अलग का विषय है, लेकिन ये दलित वोटर आएगा क्या? देखिए, ये आपको याद हो तो ये बुआ बबुआ का खेल हमेशा अजीब तरह का रहा है। ये कभी बुआ बबुआ एक दूसरे से नाराज़ हो जाते हैं, कभी बुआ बबुआ एक साथ आ जाते हैं। तो ये बुआ बबुआ का जो खेल है, जो बुआ का कोर वोटर था, वो जब खिसका और जब भाजपा के साथ गया, तो किसी न किसी रूप में उन्होंने दलितों को जोड़ने के, क्योंकि दलित वोटर अब मायावती के साथ नहीं है, तो उनको लगता है अखिलेश यादव को कि जो भाजपा की तरफ जब वो वोटर चला गया है तो वो हमारे पास भी आ सकता है। इसलिए उन्होंने, याद होगा किस तरह से अयोध्या से वो जो अवधेश प्रसाद को किस तरह से उनको एकदम एक तरह से सिरमौर बना दिया उन्होंने, पार्टी के पार्लियामेंट में अपने बगल में बिठाना, लोकसभा में, और हर जगह जहाँ जाते हैं वो उनको एकदम फ्रंट पर रखते हैं। तो ये वो एक दलित चेहरा है। तो दलितों को लाने के लिए वो तमाम तरह के अपने हरबे आजमा रहे हैं, और ये बुआ बबुआ का खेल फिर देखिए आगे क्या टर्न लेता है पता नहीं, लेकिन ये है दिलचस्प मामला। ठीक है अजीत सर, मैंने जैसे कहा धीरेन्द्र शास्त्री के लिए पहली बार नहीं बोला, इससे पहले भी बोल चुके हैं। अब जब उन्होंने 50 लाख की बात कही तो बीजेपी के कुछ लोग और सोशल मीडिया पर मैं देखने लगा, लोग सैफई महोत्सव याद दिलाने लगे कि हाँ भैया, अंडर टेबल का खेल आपसे बेहतर कौन समझता है, बड़े बड़े कलाकारों को महोत्सव में बुलाया। अखिलेश यादव इटावा में एक मंदिर भी बनवा रहे हैं। अब लोग कह रहे हैं कि जब धर्म से इतनी नफरत है तो फिर वो मंदिर क्यों बनवा रहे हो, ये ढकोसला किस बात का? देखिए, ये राजनीति है। मैं फिर से कहना चाहूँगा कि राजनीति में जो दिखता है वो असल में होता नहीं है, और पीछे कुछ और होता है। अखिलेश यादव की जो पूरी राजनीति अब सिमट के जातियों पर रह गई है, और वजह उसकी ये है कि 2024 में जिस तरह के नतीजे आए, उनकी पार्टी को खुद नहीं उम्मीद थी कि इतनी सीटें जीत जाएंगे कि वो मतलब बीजेपी के बाद कांग्रेस के बाद तीसरे नंबर की समाजवादी पार्टी बन गई है। उसके पीछे हो गई टीएमसी, जो कि तीसरे नंबर पर हुआ करती थी। तो इतनी सीटें जीतना, और कांग्रेस के साथ गठबंधन देखिए विधानसभा चुनाव में भी था, और वहाँ पर उन्होंने 50 से नीचे चले आए थे।
तो विधानसभा चुनाव में, तो इस तरह से सफलता हासिल करना, उन्हें लगता है कि यदि दलित उनके साथ आ जाते हैं, अल्पसंख्यक तो है ही हैं, और साथ ही साथ जहाँ तक पीडीए की बात करें, पिछड़े भी रहते हैं, उसमें ज़्यादातर इनके साथ रहते हैं, तो दलित यदि आते हैं तो फिर इनका काम बन सकता है, जैसा कि उसमें बना। सवर्ण अभी भी इंटैक्ट है बीजेपी के साथ, लेकिन बीजेपी की जो सियासत है, खास करके उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो देखिए सबसे जो मजबूत या कद्दावर नेता है यूपी में अभी भी, वो है योगी आदित्यनाथ। उसकी बराबरी में आकर जो है, चूँकि देखिए कानून व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर ये ऐसी चीज़ें हैं कि सबसे तेज़ी से जो बदलाव हो रहा है, आप देख सकते हैं पूरे देश में अगर कहीं हो रहा है तो वो यूपी में हो रहा है। आप देखिए कि मैं तो खुद यूपी का रहने वाला हूँ, तो मैंने देखा है कि दिन भर कंपलसरी, मतलब पूरे जीवन हमने देखा कि 4 घंटे 6 घंटे लाइट कटना ही कटना है, और तय समय होता था। अब यूपी में आप सड़कें देख लीजिए, आप विकास देख लीजिए। मैं तो अक्सर देखता हूँ नोएडा वाले ट्विटर पे शिकायत लिखते रहते हैं लाइट नहीं आ रही। देखिए अब 25 करोड़ लोग हैं, तो सब तो जो है मतलब सबका जीवन थोड़ी बन जाएगा। 25-35 करोड़ अमेरिका में हैं, वहाँ पे 20 करोड़ लोग अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, तो यहाँ तो 140 करोड़ लोग हैं ना, तो इतना जल्दी आप सबके लिए सब कुछ नहीं हो जाएगा। लेकिन अभी भी, और हम नहीं पूरी दुनिया मानती है कि भारत सबसे तेज़ी से आर्थिक विकास करने वाला देश बन गया है पिछले कुछ सालों से, और कई साल तक रहेगा। और उसमें भी उत्तर प्रदेश देखिए कि महाराष्ट्र भी कोशिश कर रहा है, तमिलनाडु भी कोशिश कर रहा है कि $1 ट्रिलियन इकॉनमी बने, गुजरात भी कोशिश कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा तेज़ी से विकास भी हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि टूरिज़्म जिस तरह से बढ़ा है, खास करके राम मंदिर, अब इसी साल हमने देखा कि वहाँ महाकुंभ हुआ, बनारस का जो कॉरिडोर है, और वो अब मथुरा भी बन रहा है, ताजमहल ऑलरेडी वहाँ पर है। तो उत्तर प्रदेश हम देखेंगे कि आने वाले दिनों में सबसे तेज़ी से मतलब अपने देश की बात कर रहे हैं, उसमें $1 ट्रिलियन इकॉनमी बनने की राह में सबसे पहला राज्य होगा। तो ये सब, ये सपना, ये जो योगी मॉडल है वो अखिलेश मॉडल से 21 साबित हो रहा है। भाई सबसे तेजी से विकास कर रहा है ना, पहले इसने किसी ने क्यों नहीं सोचा? भाई मथुरा तो अखिलेश यादव का है, वो अपना कर सकते थे, यदुवंशी हैं, कृष्ण भी यदुवंशी थे, तो मथुरा तो अपना कर बनाना था ना इनको, लेकिन उधर ध्यान नहीं गया। उसके बाद जो है आपने अयोध्या देखा, जिस तेज़ी से लोग वहाँ पर जा रहे हैं, जितना सरकार को जीएसटी रेवेन्यू मिल रहा है, और इस बार हमने देखा कि 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू जनरेट हुआ सिर्फ महाकुंभ में। समझिए सरकार की कितनी इनकम होगी। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो राजनीति में योगी सब पर भारी पड़ते हैं। अगर इस हिसाब से अगर वोटिंग पैटर्न हुआ, जो कि 2024 में नहीं हुआ, प्योर जाति वोटिंग हुई, जाति के आधार पर, कास्ट बेसिस जो है, अगर इस सब चीज़ें अगर जनता को दिखाई दी, इधर फोकस किया, आप देखिए सड़कें आप देख लीजिए, आते आते कहाँ बात तो वहीं जात पे ही अटक जाती है, कितना भी आप पूरे साल भर करते हैं। नहीं, हम 2014 में देखे जाति भूल गए, 2019 में जाति 24 में देखिए, 24 में आया ना, जरूरी थोड़ी है कि 2027 में भी वही कैरी करेगा। मेरा कहने के मतलब ये, अगर योगी जब आते हैं ना, मोदी के लिए भले हो सकता है, लेकिन योगी की जो पर्सनालिटी है उत्तर प्रदेश में, अखिलेश को पीडीए फॉर्मूला क्यों देना पड़ गया, योगी को ये क्यों कहना पड़ गया बटेंगे तो कटेंगे? नहीं, ये तो पूरे देश में, वो तो जाति के लिए नहीं कह रहे हैं, उनका इशारा दूसरी तरफ है, उनका इशारा पोलराइज कर रहा है हिंदुओं को। तो मैं खालिद सर से समझ लेता हूँ, ये बटेंगे तो कटेंगे वाला फॉर्मूला जो उन्होंने नारा दिया, और उसके बाद अखिलेश यादव कहते हैं अल्पसंख्यक पीडीए फॉर्मूले में लगा हुआ है। क्या आपको लगता है कि जो अल्पसंख्यक वाला वोट बैंक है वो मजबूत होकर एक तरफा सपा की तरफ जाएगा? क्योंकि ये कहा जाता है कि मुस्लिम बीजेपी को रोकने के लिए कहीं भी दूसरी तरफ वोट दे सकता है। देखिए, ये परसेप्शन पहले से बना हुआ है, और ये सच्चाई भी है इसमें कि मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी वो उत्तर प्रदेश में वो सपा को वोट करते हैं, या सपा के साथ जो गठबंधन में अगर कांग्रेस है तो कांग्रेस को वोट करेंगे, लेकिन उनकी प्रायोरिटी उत्तर प्रदेश में सपा है। तो सपा को तो वोट जाता ही है, और वो वोट, उनको ये भरोसा भी है अखिलेश यादव को कि ये वोट इंटैक्ट है। तो ये नारा, दूसरा ऑप्शन नहीं है ना कोई, ऐसा मुझे लगता है कोई दूसरा ऑप्शन उनके पास नहीं है, क्योंकि कांग्रेस वहाँ मजबूत भी नहीं है। अगर वो वैसे उत्तर प्रदेश में आकर के लड़ ले, वैसे उत्तर प्रदेश में कुछ भी नहीं कर पाएंगे ज़्यादा, सिवाय कुछ थोड़ा बहुत वोट काटने लेकिन ऐसा ही बिहार के लिए कहते थे बिहार में, लेकिन उन्होंने बढ़िया, लेकिन बिहार में बढ़िया दांव पेच आजमाया, लेकिन बाद में उसका फिर उनको खामियाजा उठाना पड़ा। 5 में से 4 तो चले ही गए।
तो फिर चार को जहाँ जाना था वहीं गए वो। तो इसलिए ओवैसी बहुत ज़्यादा मुझे उम्मीद नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा कुछ कर पाएंगे। और ओवैसी के बारे में जो परसेप्शन है, जो कहा जाता है कि बी टीम है, ये है, वो है, वो उसी तरह की बातचीत होती रहेगी। और ये जो नारे की बात हो रही थी कि बटोगे तो कटोगे, तो ये जिस मकसद के तहत ये नारा दिया जाता है, तो उस मकसद के भाई एक कि हिंदुओं को पोलराइज किया जाए, उनको कंसोलिडेट किया जाए, तो उसी तरह से दूसरी तरफ उसका फ़ायदा ये अखिलेश यादव जैसे लीडर जो हैं वो भी उठा लेते हैं कि उनको लगता है कि जो वोट थोड़ा बहुत 2-4% खिसक सकता है, छिटक सकता है, उसको और भी अपनी तरफ कंसोलिडेट करने का उनको मौका मिल जाता है उस पर कमेंट करके ऐसे नारों पर। तो कुल मिलाकर मुसलमान जो है अभी उत्तर प्रदेश में वो अखिलेश यादव के साथ है। ये एक सच्चाई है, इसको हम सब लोग जानते भी हैं और इसको मानना भी चाहिए। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जात धर्म जैसे जैसे चुनाव बढ़ेगा आपको ये सारे विश्लेषण देखने को मिलेंगे। इस पूरी चर्चा पर आपकी क्या राय है? और 27 के चुनाव की जो अभी से सियासत शुरू हुई है, जो अभी से बेड़ा लगने लगा है, उस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।